तकरीबन 48 घंटे भारत में अमेरिकी राष्ट्रपति को हो चुके हैं। जितने समझौते और जिस दृष्टि से भारत के इर्द गिर्द पाकिस्तान और चीन के भी रिएक्शन आ रहे हैं, वो चौंकाने वाले तो ना कहें, लेकिन भारत और पाकिस्तान के मद्देनजर अमेरिका का भारत के नज़दीक आना इस दौर में शायद चीन को भी खल रहा है। ये सारी स्थितियों के बीच हमारे साथ चूंकि डिप्लोमेट मीरा शंकर जी मौजूद हैं। मीरा शंकर जी, एक सवाल हर जहन में है, क्या भारत को अब मल्टीपल तरीके से अपने रिलेशंस को इंटरनेशनली बैलेंस करने की जरूरत आ गई है, या फिर वो अमेरिका के साथ खड़ा होने की स्थिति में आ गया है? ये एक चॉइस नहीं है, मतलब कि ये करें या वो करें। भारत को इस समय सबसे रिश्ते बनाने हैं और हर एक देश कुछ और क्षेत्र में भारत के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जैसे रूस के साथ हमारे सुरक्षा के क्षेत्र में या रक्षा के क्षेत्र में, हथियार के क्षेत्र में रिश्ते बहुत घनिष्ठ हैं। और अमेरिका का ये है कि वो सबसे बड़ी शक्ति है दुनिया में। अर्थव्यवस्था उनकी अब ठीक हो रही है, सुधर रही है। विकसित देश जो हैं उनमें से अमेरिका सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है। दूसरा, भारत का व्यापार जो है अमेरिका के साथ वो सबसे ज़्यादा है। अगर आप गुड्स और सर्विसेज दोनों देखें तो $100 बिलियन है, और ये एक ऐसा व्यापार है जहां संतुलन भारत के हित में है। भारत इतना दुनिया में बेचता नहीं है, इंपोर्ट ज़्यादा करता है। तो अमेरिका एक ऐसा देश है कि जहां संतुलन व्यापार का संतुलन भारत के हित में है। और जो हमारे आईटी, बायोकेमिस्ट्री, ये जो भी नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक के जो क्षेत्र हैं, उनमें जब भारत आगे बढ़ा शुरू में और अभी भी, तो अमेरिका की कंपनीज के साथ काम करके वो बढ़ा। और आपको ये बताती हूँ, उस एक ज़माना था जब हमारे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स कुल करीब $200 मिलियन होते थे। फिर एक स्टडी थी कि 1 बिलियन हो सकते हैं अगर भारत ठीक नीति अपनाए। और आज अगर आप देखें तो $70 बिलियन हमारे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स हैं दुनिया में, और उसमें से सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट्स जाते हैं वो यूएस को। तो एक तरीके से भारत के लिए आर्थिक फ़ायदा है यूएस से जुड़ने में, जो कि और देशों के साथ, जैसे अगर आप चीन के साथ हमारा व्यापार देखें तो बहुत मसला सिर्फ व्यापार का नहीं है, क्योंकि जो कमेंट्स आ रहे हैं चीन के, नहीं, मैं बता रही हूँ कि यूएस के साथ एक तो आर्थिक तौर से भारत को फ़ायदा है कि रिश्ते अगर घनिष्ठ हों। दूसरा, अगर एशिया में आप देखें तो भारत के हित में है कि एशिया किसी एक देश के दबाव में नहीं आए, चाहे वो यूएस हो चाहे वो चीन हो। तो इस वजह से भारत के लिए ये अच्छा है कि यूएस भी एशिया में अपनी भूमिका बनाए रखे और बढ़ाए, क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते इसका कि मतलब यूएस ये आप कह रहे हो कि भारत की बार्गेनिंग पोजीशन अमेरिका के साथ खड़े होने पर चीन को लेकर बढ़ रही है। बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। और लेकिन चीन के साथ भारत के रिश्ते व्यापार के क्षेत्र में अच्छे हैं, राजनीतिक तौर से भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत एक देश के ही साथ रिश्ते बनाए रखेगा। भारत यूएस के साथ रिश्ते बनाए रखेगा, क्योंकि यूएस के रिश्ते के साथ भारत को फायदा है। ओके, हम एक मिनट, रीमा, क्या निकल गए हैं इस वक्त बराक ओबामा? बिल्कुल, देखिए अभी निकल गए हैं बराक ओबामा यहाँ से, और अब कुछ ही देर में श्री फोर्ट पहुंच जाएंगे। 10 से 12 मिनट का यहाँ से समय लगता है, रूट लगा हो उसके बावजूद भी, तो लगता है कि अगले 10 मिनट में श्री फोर्ट तक पहुंच जाएंगे। और कितना लंबा काफिला? रूट तो लगा हुआ है, सुबह ऑफिस का वक्त और सारे इलाके में चीजें ठप भी पड़ी हुई थी, अभी हमने देखा था। बिल्कुल, देखिए 15-20 मिनट पहले ही यहाँ पर ये जो पूरा रूट है इसे बंद कर दिया गया था। खासकर जो मौर्य शेरेटन आने के जो तमाम रास्ते हैं वो तो 3 दिन से सिर्फ एक ही रास्ते को खोला गया है। धौला कुआं से होकर पूरा रूट लगाकर आना पड़ता है यहाँ पर। लेकिन अब जब श्री फोर्ट की तरफ जाना था तो सुबह से ही काफी ज्यादा चाक चौबंद इंतजाम थे सुरक्षा व्यवस्था को अगर हम देखें तो। और उसके अलावा यहाँ से जो रास्ता है, अगर नॉर्मल ट्रैफिक में जाए तो लगभग आधा घंटा लगता है, लेकिन ओबामा के लिए क्योंकि रूट पहले से ही लग चुका था, इसीलिए हम कह रहे हैं कि 10 से 12 मिनट के अंदर अब वो श्री फोर्ट पहुंच जाएंगे।
चलिए हम लौटेंगे आपके पास और ये बता दें कि तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का वक्त था, 10:40 तक का कहा जा रहा था वहाँ पर कि 10:40 में वो अपना संबोधन शुरू करेंगे। इसका मतलब है कुछ देर में पहुँच जाएंगे। हमारे साथ बीना सीकरी जी भी जुड़ चुकी हैं, डिप्लोमेट। बीना सीकरी जी, एक सवाल हर जहन में है कि इकोनॉमिक आस्पेक्ट ठीक है, आर्थिक समझौते ठीक हैं, लेकिन ये चीन को कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी ऐसे मौके पर जब वो कह रहा है कि प्रशांत और हिंद महासागर में दखल नहीं होना चाहिए, एशियाई मसले पर अमेरिकी दखल नहीं होना चाहिए, आपसी समझौतों से होना चाहिए, एनएसजी में आने से पहले आपको एनपीटी पे समझौता करना। ये सारी चीज़ें बड़ी माइन्यूटली ऑब्जर्व की जा रही है और बहुत शार्पली पॉलिट ब्यूरो के सदस्य इस बात को कह रहे हैं। अगर ये मैसेज क्या है? जी, कल से ही पहले जो चीन का रिएक्शन था वो बड़ा दिलचस्प था। पहले उन्होंने कोशिश की इसको बहुत ही डिसमिस करने की। उन्होंने कहा ये बहुत सुपरफिशियल विजिट है, इससे कुछ नहीं होगा। और दोबारा अब जब उन्होंने देखा कि कितने सब्सटैंटिव रिजल्ट्स हुए हैं और क्या समझौते हुए हैं, तो उन्होंने ये बिल्कुल ही अनवारंटेड रिएक्शन है, क्योंकि मेरा ख्याल डिक्लेरेशन में, जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ फ्रेंडशिप में ये बिल्कुल साबित है कि भारत और अमेरिका जो कर रहे हैं वो किसी देश के खिलाफ नहीं है। ये एक मैचिंग ऑफ इंटरेस्ट है। जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो भारत के लिए बिल्कुल कई दशकों से एक्टिव है, लेकिन अब जो है इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। और जो अमेरिका की पॉलिसी है रीबैलेंसिंग टुवर्ड्स एशिया, और उनकी पॉलिसी क्यों हो रही है रीबैलेंसिंग टुवर्ड्स एशिया? बिकॉज 21वीं सेंचुरी में, 21वीं सदी में एशिया is going to be the biggest center of economic growth and development. दो बड़े बड़े मार्केट्स, भारत और चीन, इनके जो अगर आप दोनों के लोग, तो यही हैं जिस पे इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी हो सकती है। और ये बिल्कुल जाहिर है कि अमेरिका और अन्य देश भी देख रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो अगर आप भारत, साउथ ईस्ट एशिया, चीन देखें तो फ्यूचर ग्रोथ तो इसी एरिया में है। जाहिर है कि अमेरिका अपनी तरफ यहाँ देख रहा है। भारत जो है प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी की खोज में है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री। नहीं, आप चाइना से जब भी आप कंपैरिजन करते हो, चाइना ने अपने आप को इस रूप में डेवलप किया है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और माल वहाँ से एक्सपोर्ट हो, उसकी कीमत उसकी अपनी करेंसी की कम है, जिससे बाहर का माल महंगा हो जाए। भारत में चीज़ बिल्कुल उल्टी है। लेकिन फिलॉसफी इंडियन की यह आ रही है कि अगर आप अपने आप को वाकई खड़ा करना चाहते हो तो आपके यहाँ भी प्रोडक्शन होना चाहिए और इस दिशा में बढ़ना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग बेस जब तक इंडिया में ना हो तब तक प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती, क्योंकि जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग बेस से ही बनते हैं और जॉब्स चाहिए हमारे युवा को। इसलिए मैं कह रही हूँ जब एशिया एक सेंटर बनेगी तो चीन ज़रूर इसको देख रहा है कि उनकी जो खुद के लिए चाहते हैं प्राइमेसी इन एशिया, एशिया में कोई और ना आए, किसी और का दखल ना हो। लेकिन चीन सोचता है कि उनको ये इजाज़त है कि मैं अन्य देश साउथ एशिया में जो है वो दखल कर रहा है। इससे वो देख रहे हैं जब भारत और चीन की मित्रता बढ़ेगी, डिफेंस बेसिस पे बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बेसिस पे बढ़ेगी, पीपल टू पीपल बेसिस पे बढ़ेगी, तो वो सोचते हैं कि चीन का पल्ला एशिया में कम हो जाएगा। मीरा शंकर जी, इसकी दूसरी स्थिति में अगर आए, भारत चीन की तरह नहीं हो सकता है। वहाँ पर जो गवर्नमेंट निर्णय ले लेती है वही पार्टी का डिसीजन है और वही मान लिया जाता है, सरवारा वाला खेल है। यहाँ पर मुश्किल ये है कि आप रिफॉर्म उस दिशा में बढ़ा नहीं रहे हैं। और कल अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस तरीके से इस बात पर जोर दिया, आपके अनुकूल स्थिति नहीं, आप अनुकूल बनाइए, चाहे वो लेबर रिफॉर्म का मसला हो, चाहे भूमि अधिग्रहण को लेकर जो चीज़ चल रही है। इसलिए कहा गया बड़े प्रोजेक्ट्स पीएमओ देखेगा, ये आश्वासन और भरोसा दिया गया। ये मैसेज क्या है इंडिया के लिए कि क्या भारत और प्राइम मिनिस्टर मोदी मौजूदा वक्त में इंडिविजुअली चीज़ों को डेवलप करने की दिशा में बढ़ रहे हैं? और अमेरिका भी देख रहा है कि प्राइम मिनिस्टर हैं तो ये काम अगर करेंगे तो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ का एक स्ट्रक्चर ऐसा है जो रुकावट डालता है। यहाँ बदलाव की ज़रूरत है। कई क्षेत्र में ब्यूरोक्रेसी काफ़ी यहाँ पे उलझा देती है मामलों को, और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम रैशनलाइज कर सकते हैं, अपनी नीतियों को सरल बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप सोचिए, अगर आप एक बिज़नेस खोलना चाहते हैं कहीं, तो कई सारे अभी भी परमिशंस लेने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप चाहते हैं तो कल खड़ा कर दें कोई बिज़नेस। अगर आपकी बिज़नेस चलती नहीं है, उसको बंद करना चाहते हैं, तो उसमें भी अड़चन है। तो जब तक ये सरल नहीं होगा कि जैसे आप हैं या मैं हूँ, जो आम आदमी है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास इनहेरिटेड वेल्थ नहीं है, वो अपना कुछ करना चाहता है तो आसानी से कर ले। अगर रेस्टोरेंट चलाना चाहता है, चाय की दुकान चलाना चाहता है, स्मॉल मीडियम बिजनेस, तो वो सरल हो जाए। विविधता तो आपने 26 जनवरी पे देख ली ना,
आदिवासी बहुल इलाके भी हैं, वहाँ पर भी खनन की मुश्किल है, उनके लिए जीवन मुश्किल हाथ में जीते हैं। तो भारत के लिए ऐसा है ना कि एग्रीकल्चर को भी तीन पाँव पे आर्थिक स्थिति बढ़ानी है। एग्रीकल्चर में भी एक तरीके से एक स्टैग्नेशन सा रहा है, उसको आगे बढ़ाना है। मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत कम है हिंदुस्तान में, और जो मैन्युफैक्चरिंग है भी वो लेबर इंटेंसिव नहीं है, लोगों को नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि आपके लेबर के कानून इतने सख्त हैं कि कंपनीज ये प्रेफर करती हैं कि हम ऑटोमेशन की तरफ चले जाएं या अपने को छोटे रखें ताकि वो लेबर लॉज हमारे ऊपर। ये जो आप कह रहे हो, अमेरिका भी इस दिशा में जा रहा है कि टेक्नोलॉजी के जरिए आप चीज़ों को डेवलप कीजिए, और यहाँ पर एक लेबर प्रॉब्लम जो है और उसको हम लोग क्या उपाय करें, ये एक बड़ा ये कंट्रडिक्शंस। हम 1 मिनट इस पे आ रहे हैं, चूंकि 3 मिनट का वक्त है जिसमें बराक ओबामा पहुँचने वाले हैं। एक मुलाकात वहाँ पर नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी से होनी है। कैलाश सत्यार्थी कुछ बच्चों को लेकर वहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे मुलाकात कराई जाएगी। 14 साल की बच्ची पायल, जिसने कि कम उम्र में शादी करने से इनकार कर दिया और वो बाल विवाह के खिलाफ एक मुहिम का हिस्सा बने, उससे मुलाकात की जाएगी। यानी बचपन बचाओ अभियान से जुड़े हुए बच्चों से भी मुलाकात की जाएगी। उसमें 2-3 नाम और आ रहे हैं। 12 साल के अयूब, 8 साल के दीपक से भी मुलाकात की जाएगी। उसमें एक फैक्ट्री से मुक्त कराया गया था इन्हें, और एक खेतीहर बाल मजदूर है दूसरा, उससे मुलाकात होगी। ये सारी चीज़ें हैं कि ये मुलाकात होगी। अब यहाँ पर ये सवाल आता है, ये सारी चीज़ें मीरा शंकर जी बड़ी महत्वपूर्ण होती है अमेरिका में भी, कि बच्चों को आप ना कराइए, इस रूप में ना कराइए। और ये मुलाकात, क्या ये माना जाए सीरी फोर्ट की मुलाकात शायद उस इमोशंस को छूने की कोशिश है कि जिसमें लगे कि हम लोग इकोनॉमिक एस्पेक्ट में कितने भी आगे बढ़े, संबंध कैसे बढ़े, लेकिन एक बेसिक जो ह्यूमैनिटी और जो आपके हक की बात होती है वो कम से कम रहनी चाहिए। आपने अगर प्रेसिडेंट ओबामा का भाषण सुना तो उन्होंने ये कहा कि केवल ग्रोथ ही नहीं ज़रूरी है, ये इंक्लूसिव और सस्टेनेबल होना चाहिए। तो भारत में एक तरीके से आर्थिक उन्नति की बहुत ज़रूरत है, पर उसके साथ साथ सामाजिक उन्नति की भी ज़रूरत है और राजनीतिक सहमति की भी ज़रूरत है। ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। और जहाँ तक हमारी अर्थव्यवस्था है, इसको जैसे मैंने बोला 3 पैरों पर खड़ा करना है। एक चीज़ पे ही नज़र नहीं रख सकते, वो है एग्रीकल्चर, जिसको मॉडर्नाइज करना है, आगे ले जाना है। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग, खास तौर से लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, जिससे नौकरियां मिले लोगों को। और तीसरा है सर्विसेज सेक्टर। अभी क्या है कि सर्विसेज सेक्टर ही आगे बढ़ रहा है। एक तो वो सेक्टर है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बढ़ता है, जैसे आईटी, बायोकेमिस्ट्री वगैरह, और दूसरा वो सेक्टर है क्योंकि नौकरी नहीं होती, नहीं मिलती। नहीं, ये आप तो बड़े आइडियल सिचुएशन बात कर रहे हैं। एक टायर टांग आप बहुत आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। आदमी बैठ जाता है और कहता है मैं हम उसके बीच में रख रहे हैं ग्राउंड जीरो पे मौजूदा वक्त की सरकार को। क्या आपको लगता है कि ये बैलेंसेस ला पाएगी सरकार? मेरा ख्याल तो बैलेंसेस आ पाएंगे। आप कहते हैं सारे सेक्टर्स में। एग्जैक्टली, उस दिशा में। बिल्कुल, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अगर हम एग्रीकल्चर पे ध्यान दें और वहाँ इंडस्ट्री ले जाएं, द प्रॉब्लम इज़ नॉट कि एग्रीकल्चर को इग्नोर करना है हमें, क्योंकि हमारी युवा 60% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चरल एरिया में रहते हैं। तो वहाँ पे इंडस्ट्री ले जाएं, एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग। भारत की उत्पादन जो है, वेजिटेबल और फ्रूट की उत्पादन दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो प्रोसेसिंग है, भारत की प्रोसेसिंग सबसे कम है। 2 या 3% जो हमारी आउटपुट है वो प्रोसेस होती है, बाकी सब या तो मार्केट देर से पहुंचती है, जो उत्पादन करता है उसको बहुत कम पैसे मिलते हैं क्योंकि वो सारा सड़ जाता है। तो इसलिए हमें इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर में ले जाएं, वहाँ पे बैलेंस लाएं, वहाँ युवा को नौकरियाँ मिले ताकि उनका मन टेररिज्म, वायलेंस की तरफ ना जाए। और ये सोशल रिफॉर्म की जो बात कह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो हमारे महिलाएं और लड़कियां हैं, उनकी तो बिल्कुल पूछ ही नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं कर पाते, वो इम्पार्ट बिल्कुल नहीं है। हालांकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में महिलाओं का हाथ बहुत ज़्यादा है। घर में सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो इस देश में सोशल इंडेक्स तक की बात कर रहे हैं। आपके पास कोई इंडेक्स ही नहीं है, एक जितना चाहे कमा सकता है, एक 2 जून की रोटी की लड़ाई भी लड़। में और अब बराक ओबामा का इंतजार हो रहा है। हम देख सकते हैं किनारे में सत्यार्थी बैठे हुए हैं, नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित, उनके साथ कुछ बच्चे भी वहां पर मौजूद हैं जिनसे मुलाकात बराक ओबामा करेंगे। और
अब वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा Good morning, everyone. I was hoping for a little good morning back, but thank you so much. It's been a long day. It's been a long time waiting. It has been an honor to have been invited to introduce the President of the United States of America. And of course, the first question I asked was, how do you introduce someone who is known to everyone? So I'm going to try and do this through a short story, and bear with me, it is going to be short and it is connected. So when I was 16 years old, I was determined to change the world. My parents had always said that, if you don't like something, then change it, take action, don't complain. So I started volunteering with two groups of 3 to 4 year olds. One which was in a remand home and one which was in a private school. Now my job was really to help them learn about education, health and environment by using stories and putting them to theatre and music. Now some of you who know me out there can vouch for the fact that I cannot carry a tune. Not then, not now, not ever. So it was not easy. But that experience really changed me.